अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जद्दू। नाजरीन, मुल्क से दहशतगर्दी का अनासुर ख़त्म करने के लिए आज सियासी और अस्करी क़यादत की बड़ी अहम बैठक हुई है और कौमी सलामती कमेटी के इस इजलास में इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा और इसके साथ साथ दहशतगर्द और उनके जो सहूलतकार है उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों के लिए सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन जो है उसको नागुज़िर करार दिया गया है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा है कि कौमी सलामती को चैलेंज करने और अमन को बर्बाद करने वालों के सख्ती से जो है वो निपटा जाएगा। इससे बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। नाज़रीन, हम बात करने जा रहे हैं इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कल करवाने के लिए जो कोर्ट के जो फैसला था उससे मुतालिक हुकूमती सफ़ों में इस वक्त हलचल दिखाई दे रही है। हुकूमत ने फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील भी दायर कर दी। इस वक्त क्या सूरत हाल है और जो हालात इस वक्त क्रिएट हो चुके हैं, क्या वो इलेक्शन की इजाज़त देते हैं या नहीं, उस पर ही प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजिया अनवर साहब और आज हमें स्पेशली ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तजियाकार सदीक साजिद साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। और स्काइप के थ्रू हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। जो गेस्ट है उनकी तरफ तो मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले अनवर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। कहिएगा, जो कौमी सलामती कमेटी का जो अहम इजलास हुआ है जिसमें सियासी और अस्करी क़यादत सर जोड़कर बैठी है, मैं चाहूंगी पहले इसका जो पूरा ओवरव्यू है वो आप दे दें। जो एलामिया था उसमें क्या क्या डिस्कशन हुई है और क्या क्या चीज़ें जिनको आगे यकीनी बनाया जाएगा उनके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी। मारिया, आज बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास था जिसकी क़यादत शहबाज शरीफ साहब ने की। उसमें सियासी और अस्करी क़यादत, वज़रा और जो इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान हैं उन्होंने शिरकत की। और इजलास को जो इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान हैं उन्होंने बताया कि दहशतगर्दी किस तरह बढ़ रही है और उसके मुहर्रकात क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं और उनके साथ हमने कैसे निमटना है, इसके बारे में बताया गया। और सबसे बड़ी बात जो इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि नेशनल एक्शन प्लान के जो नुकात हैं उन पर मनोअन अमल दरामद करने से दहशतगर्दी पर कंट्रोल किया जा सकता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, जो सियासी तमाम जो कुव्वतें हैं उनको समझने की ज़रूरत है कि सियासी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए, कि अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा, माशी इस्तेहकाम और दहशतगर्दी का ख़ात्मा तभी किया जा सकता है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, आज बताया गया कि किस तरह KPK में दहशतगर्दी की जा रही है। और इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के पीछे हमारा मुल्क दुश्मन जो अनासिर हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। हमसाया हमारा जो मुल्क दुश्मन मुल्क है वो भी फंडिंग कर रहा है इन दहशतगर्दों को और दहशतगर्दी बढ़ रही है। इसको रोकने के लिए हमें मौसर हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ना होगा। आप इस इजलास की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा इससे लगाइए कि मंडे को फिर ये दोबारा इजलास होगा, कंटिन्यू होगा, अभी इजलास ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि उस इजलास में भी बड़े इंपॉर्टेंट जो फैसले हैं वो किए जाएंगे और उसके बाद उन पर अमल दरामद के लिए कोऑर्डिनेशन को बेहतर किया जाएगा और फिर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो विजन देगी क़यादत, फिर उस पर उसको अमली जामा भी पहनाया जाएगा। मैं समझता हूँ ये इंतहाई अहम इजलास था और अहम मौके पर इसलिए किया गया क्योंकि दहशतगर्दी की जो लहर है वो बढ़ती जा रही है। टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ आऊंगी। कहिएगा, ये जो इजलास हुआ है तो इस वक्त जिस हो रहा है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, बिकॉज इस वक्त हालात काफ़ी ख़राब दिखाई दे रहे हैं। चाहे आप इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करें, चाहे आप दहशतगर्दी की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, और इस वक्त ऑब्वियसली सियासी इस्तेहकाम भी कहीं नज़र नहीं आ रहा। इस अहम मौके पर इस इजलास का होना कितना इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली ये भी कहिएगा, जो इजलास हुआ है इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखें मारिया, ये इजलास बहुत ही अहम था, इसकी बहुत ज़रूरत थी और टाइम पे भी हुआ है। और ख़ास तौर पे इस मौके पे जबकि मुल्क में बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी शुरू हो गई और बहुत ज़्यादा एक महीने में कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं और फिर उसके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस्लामाबाद में धमाके हो गए। सारी चीज़ों को देखें तो इस वक्त ये बहुत इजलास अहम था और इसके सब ने अच्छे तरीके से इसको एनालिसिस भी किया है। इसमें आई थिंक इंटेलिजेंस ने भी अपनी ब्रीफिंग दी है, फॉरेन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर जो है उन्होंने भी दी है कि वो अफगानिस्तान गई थी, उसका क्या हुआ। और फिर उसके बाद इसाक डार साहब ने इकोनॉमी के ऊपर ब्रीफ किया। लेकिन अल्टीमेटली एवरीबॉडी वाज ऑन द वन पेज के आपके इस वक्त कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, फोकस होके आप मुसल्लह अफवाज को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और मुल्क से जड़ से इसका खात्मा करना चाहिए। उसके लिए और फिर सेकंड ये कि इसके बाद 2 जनवरी को कंटिन्यू हो गई क्लास, अभी तक उसका इलामिया जारी भी नहीं हुआ। बात यह कि इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कौमी यकजहती की, कि तमाम कौम, पूरी कौम
जिसपे अवाम, हुकूमत, अपोजिशन और मुसल्लह अफवाज यकसुई के साथ ऑपरेशन करें, जो फाइट एज अ नेशन, और आप इसमें को शिकस्त दें। एक प्रॉपर ऑपरेशन करना चाहिए, जैसे ज़रब था, रद्दुल फसाद था। आई थिंक वी नीड टू गो अगेन फॉर दिस ऑपरेशन। हमारे मुसल्लह अफवाज बहुत बैटल ट्रेंड हार्डर्ड है, फुली ट्रेंड है, दे केपेबल ऑफ डूइंग इट, और ख़ासतौर पर नए सलार की कमांड के अंदर। लेकिन उसके साथ साथ हमें 2-3 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी भी चाहिए। हमें अफगान गवर्नमेंट से बात करनी है कि आपने कमिटमेंट की थी, तो आप अपनी जो सरहद इस्तेमाल करने दे रहे हैं वो नहीं दे, आपने कहा था नहीं करने देंगे, तो वो क्यों हो रही है? हमने आपके लिए क्या कुछ किया है? हम आपसे एक चीज़ कर रहे हैं कि इनको वहाँ से निकालें, इनको ऑपरेट ना होने दें। नंबर 3 कि हम 3 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज़ को यहाँ पर मेहमान नवाजी कर रहे हैं। बिल्कुल। मजबूरन हमें उनको फिर वापस भेजना पड़ेगा, इसलिए कि उसमें बहुत सहूलतकार हैं, बहुत बड़ी नर्सरी है, वहाँ जाके छुप जाते हैं, वो भी उनको बताना पड़ेगा। और दूसरी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है कि आप ऑपरेशन करें, और बिल्कुल इसको कोई बिला तफरीक, ख़ास तौर पे क्योंकि BLA BLF ने कहा हम TTP के साथ मिलेंगे, तो ये ऑपरेशन इसी तरह बलूचिस्तान में वो भी ज़रूरी है। जो जितने बलोच हमारे भाई हैं उनके साथ बात करें, और इस्लामाबाद की टीम बलूचिस्तान में जाके बात करें। ये नहीं कि वहाँ से हम इस्लामाबाद बुलाते हैं, बलूचिस्तान के फैसले बलूचिस्तान में बैठ के करने की जरूरत है। ऑपरेशन भी करें, साथ ही साथ वहाँ पर सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देखें वो क्या हैं, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर करें, और उनको भाड़े से उतारें। आई थिंक बलूचिस्तान हमारे लिए बहुत अहम सूबा है, हमें हर हालत में उसको ठीक करना है, तभी हम CPI कामयाब करेंगे और हम फिर इकोनॉमिक तरक्की भी करेंगे। तो ये 2-3 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी वी हैव टू डू। ब्रिगेडियर साहब, ये नेशनल कंसेंसस के साथ साथ आप नहीं समझते कि हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इंगेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया जो है वो बलूचिस्तान में और KPK में डिस्टेबलाइज करने के लिए पाकिस्तान को फंडिंग कर रहा है, तो क्या हमें इस मामले को इंटरनेशनली भी उजागर करने की ज़रूरत नहीं? देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है अनवर। इशू ये है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को सब पता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी डजंट वांट पीस इन अफगानिस्तान, इंटरनेशनल कम्युनिटी डजंट वांट पीस इन पाकिस्तान। वी हैव टू टेक स्टैंड एंड डू समथिंग फॉर आवरसेल्फ। अगर अमेरिका को इतनी फिक्र होती तो वो वहाँ वेपन एमुनिशन जो अनअटेंडेड छोड़ गए हैं, वो क्यों छोड़ के गए? दे वांटेड कि ये टेररिस्ट के हाथ में आ जाएं, जिसमें ISS है, अल-कायदा है, TTP है, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, सबको देकर गए हैं, बिकॉज दे डोंट वांट अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा, पाकिस्तान में अमन होगा, CPEC बनेगा, हम इकोनॉमिक तरक्की करेंगे, चाइना के साथ और सेंट्रल एशिया का रास्ता खुल जाएगा। दे डोंट वांट इट। लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट। सो हमें अपने पाँव पे खुद खड़ा, लेकिन उसके लिए पूरी कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा। अभी तक आप देखें फेडरल गवर्नमेंट की और KPK गवर्नमेंट की आपस में बातचीत नहीं है। हमें पॉलिटिकल डिफरेंस होते हैं, रियासत के ऊपर कोई सियासत नहीं है। रियासत के ऊपर वी हैव टू वर्क टुगेदर। जितने सियासी हालात खराब होंगे, जैसे कि तंजीमें में और ज्यादा काम करेंगी और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो यू नीड अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फिर आप इसको जड़ से खत्म कर सकेंगे। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक नेशनल डायलॉग कर लें, बैठ जाएं, या APC के जब बच्चे शहीद हुए थे अपने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी, अभी भी कर लें, एक गुड अपॉर्चुनिटी। मे बी इमरान खान खुद ज्वाइन, और ये 13+2 जमातें मिलकर कोई ऐसा लायमन बना लें जिससे आपकी सियासत का काम पॉइंट रेज किया सर, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑब्वियसली उसके साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बट सिद्दीक साहब, आपकी तरफ आगे कहिएगा, एक तरफ जैसे भी सर बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक बार फिर से मुल्क भर में एहतजाज की तरफ भी जारी है, ऑल्दो वो महंगाई के खिलाफ ही एहतजाज है, लेकिन आप समझते हैं कि अभी जो वक्त है वो किसी और चीज़ के लिए मिल बैठ कर बात करने का है? जी बिल्कुल, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देखिए, इमरान खान इस वक्त मुल्क का जो 65% हिस्सा है उसके ऊपर उसकी हुकूमत है। पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, और खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के हवाले से जो है वो मरकज़ बना हुआ। आज भी जो है वो DI खां में एक पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला किया गया जिसको नाकाम बनाया गया। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वहाँ पे जो वाक़यात हो रहे हैं, 3 से 4 हमारे फ़ौजी जवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं और मुकाबला कर रहे हैं दहशत गर्दी का। लेकिन जो इमरान खान है वो तो ज़ाहिर बैठे हुए हैं ज़मान पार्क में, उनको तो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। CTD का जो हाल है वो बन्नू कम्प्लेक्स में आपने देख लिया, वहाँ पे हमारे अगर कमांडोज ना जाते तो फिर जो ये दहशत गर्दों ने जिन लोगों को यरगामाल बनाया हुआ था
तो वो ऑपरेशन जिस कामयाबी के साथ किया गया, वो एक मैसेज जो है वो दिया गया। लेकिन यहाँ पे जो आज कौमी सलामती कमेटी में भी डिस्कशन हुई है, देखिए इस वक्त एक ग्रुप नहीं है, एक ग्रोह नहीं है कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, ये मुख्तलिफ ग्रुपों में बटे हुए लोग हैं। लेकिन इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि जिन लोगों को यहाँ से फ़रार कराया गया था, ये लोग जाकर अफ़गानिस्तान में बैठ गए, फिर अभी इनको वापस बुलाया गया। ये कोई तादाद कम नहीं है, फैमिली समेत कोई 30-40 हज़ार के करीब लोग हैं। उनको फिर किसने वापस आने दिया, किसने उनके साथ मुआहदे किए, और किसने कहा था कि ये अमन से रहेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने दोबारा बंदूक क्यों उठाई? और उस जब वो लोग चले गए, अब वो नहीं है, अपनी सीटों पे मौजूद नहीं है, और लोग वहाँ पर आ गए, तो इन लोगों को भी शाह मिली और उसके बाद इन्होंने कार्रवाइयाँ करना जो है वो शुरू कर दी। सिद्दीक साहब, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेरा क्वेश्चन है, जो ब्रिगेडियर साहब ने भी उसकी निशानदेही की कि रियासत पर सियासत नहीं। बताइए फिर इन तमाम सियासी क़ुव्वतों को, क़यादत को मुज़ाकरात की मेज़ पर कौन लाएगा, क्योंकि दहशतगर्दी का खात्मा इंतहाई ज़रूरी है। जो नेशनल एक्शन प्लान बना था, आपको याद होगा, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंसेंसस था, उसके साथ ही बनाया गया था। इमरान खान सियासत करें, लेकिन रियासत की कीमत पर मत करें। हुकूमतें आनी जानी चीज़ हैं, इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है, लेकिन अगर आप रियासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो फिर ज़ाहिर है आपका मुल्क दाव पे लगेगा। ऐसी सूरत हाल में जिस तरह भी ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे, अच्छी बात होगी कि कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। अगर आप नहीं बुला सकते ना, अगर आप नहीं बुला सकते, यही जो फोरम है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, इसके अंदर आप सीएम को बुलाएं, खैबर पख्तूनख्वा के सीएम को बुलाएं, पंजाब वाले को बुलाएं। एपेक्स कमेटी होती थी अनवर रज़ा साहब, आपको याद होगा, एपेक्स कमेटी होती थी माजी में, वो इस पे मीटिंग्स करती थी। एक कोर कमेटी होती थी, सूबाई सतह पे एपेक्स कमेटी बनी होती थी, उसमें कोर कमांडर्स होते थे, इंटेलिजेंस इदारों के लोग होते थे, वो सारा इसका जायजा लेते थे। उनको बहाल करने की बहुत ज़रूरत है। फिर सबसे बड़ी बात जो आपने अपनी गुफ्तगू में कही, नेक्टा एक इदारा है सूबों और वफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन के हवाले से, वो नहीं है। फिर फंडिंग के इश्यूज हैं, वो गैर फाल है। फिर आपके बहुत से ऐसे इदारे जिस तरह CTD है और बहुत से ज़्यादा दहशतगर्दी के इदारे, उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो बहुत ज़रूरी है। वो कोई कह रहा जी हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, कोई कह रहा जी हमारे पास हेडक्वार्टर नहीं है, और उसके बाद जो जदीद असला जो है वो नहीं है। इसके साथ साथ फिर आपका सबसे बड़ा, जिसको आज ब्रीफिंग भी दी है और ये एलामिया में भी ये बात आई है, देखिए कि जो अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त अफ़गान तालिबान की हुकूमत है, उनके साथ हम बात करें, ये हमसे वादा किया गया था और वो हमें मुसलसल कहते हैं कि अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन हो रही है। आप देखें चबन में क्या होता है, तोरखम में जो ये लोग वहाँ पे जो फायरिंग हमारे जो चेक पोस्टों पे करते हैं, जो वहाँ पे देहात के लोग हैं वहाँ पे करते हैं, कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं और क्या उनको अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है उन्होंने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया? सिद्दीक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ब्रिगेडियर साहब, मेरे जहन में एक सवाल जन्म ले रहा है कि क्या जिस तरह सवात में पब्लिक खड़ी हो गई थी दहशतगर्दों के खिलाफ, हमें अब पब्लिक को अपने साथ एंगेज करने के लिए इस पॉलिटिकल जो क़यादत है हमारी, उन्हें अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत नहीं, ताकि हम एक होकर इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकें? एक और दूसरा ये बताइएगा, फ़ौज जब कोई ऑपरेशन करती है उसके बाद सिविलियन ने उसको टेक केयर करना होता है, लेकिन हमारे इदारे इतने कमज़ोर है टेक्निकली कि फ़ौज के ऑपरेशन के बाद फिर दोबारा कुछ अरसे के बाद दहशतगर्द सर उठा लेते हैं। तो क्या सिविलियन इदारों को भी इक्विप करने की ज़रूरत नहीं? अनवर साहब, ये एक बहुत ही सोर पॉइंट है, बहुत तकलीफदेह पॉइंट है। नंबर 1 कि आपने पाटा को मर्ज किया, आपके अंदर ही आप मौलाना फजलुर रहमान को देख लें, कोयटा में महमूद खान चौधरी को देख लें, सब नहीं जी ये नहीं होना चाहिए, इनको वापस करना चाहिए, वही इनको सपोर्ट करेंगे, वही KPK के खिलाफ काम करेंगे ताकि KPK की गवर्नमेंट डाउन हो, नॉट रियलाइजिंग इससे रियासत को क्या नुकसान। हमें अपनी जाति पार्टी का जाति मफाद का सिर्फ है, ये बहुत बड़ी डायकोटमी हमारे अंदर, और ऐसे लोगों को हमें जो भी हो, कोई पॉलिटिशियन हो, उसको हमें वी मस्ट सिंगल आउट और उसको नहीं कहना चाहिए उनको। बल्कि इस वक्त अगर यही कौमी यकजहती कहते हैं ना, कि यकजहती होगी, एक पेज पर होंगे कि हमने अपने ट्राइबल एरियाज को ठीक करना है, वहाँ के लोगों को एक्टिवेट करें, बहुत मुहब्बे वतन है, बहुत जंगजू हैं, सिर्फ उनको हमने एक लाइन देनी है कि आपने किसी को रिफ्यूज नहीं लेने देनी, आपके बच्चों का आपका सोच और उसके साथ डेवलपमेंट करें, उन वहाँ इंडस्ट्री लेके जाएं, रोड्स लेके जाएं, स्कूल बनाएं। जब उनको ये मुराद मिलेंगी तो वो इन लोगों के हाथों में नहीं खेलेंगे। इसके साथ साथ
ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिलके काम करें। और केपी के मैं बताएं, आज भी कॉन्फ्रेंस थी, आई विश के मंडे को महमूद खान ये जो हैं आपके केपी के चीफ मिनिस्टर को बुलाया जाए, इनकी इनपुट लें, उनके साथ वहाँ जो भी मिनिस्टर हैं इंटीरियर के, वो होम के, वो आए, बताएं क्या प्रॉब्लम है, कैसे आपने लोगों को मोबिलाइज करना है, सिविलियन को कैसे मोबिलाइज करना है, कौन से जिम्मेदार लोग हैं जो खिलाफ काम करते हैं। आई थिंक ये सारी चीजों का वक्त है। हम हर वक्त आइन 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 की बात करते हैं। पाकिस्तान है, रियासत है तो आइन है, रियासत है तो अवाम है, अवाम और रियासत हैं तो फिर आइन है। ब्रिगेडियर साहब, नेशनल यूनिटी की तो जहां पर आप बात कर रहे हैं वो तो ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है ही है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिल बैठना होगा, डायलॉग की जरूरत तो है, बट इसी के साथ साथ अफगान गवर्नमेंट का डायलॉग कितना इम्पोर्टेंट है? आप समझते हैं कि चूंकि इस वक्त जो सिचुएशन हुई है, अगर कमिटमेंट के बाद भी ये सब चीजें हो रही हैं तो उनके साथ डायलॉग करना कितना इम्पोर्टेंट है? मैंने ये बात की कि 2-3 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी चाहिए। नंबर 1, अफगान तालिबान के साथ बात करें, वहाँ का गवर्नमेंट का और पाकिस्तान मिलिट्री का डेलीगेशन जाए, तहफ़्फ़ुज़ात बताए, उनकी कमिटमेंट याद करवाए, और साथ ही साथ आप अमेरिका को और जो नेटो को बताएं कि यू हैव द वन, आपने ये बीज बोया है, आप वेपन एमनेशन छोड़ गए हैं, आप उनकी हुकूमत को मुस्तहकम करें। जब तक अफगान हुकूमत मुस्तहकम नहीं होगी, उनका पूरी रिट कायम नहीं होगी, वो इन लोगों को कैसे पकड़ेंगे? जब वो मुआशी तौर पे हालात ख़राब हैं, पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है, बैलेंस एथनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो ह्यूमन राइट्स को ख्याल नहीं कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को बताया कि कॉमिटी ऑफ नेशन में आने के लिए और तो दुनिया को दिखाने के लिए सब कुछ दुनियादारी, ताकि आपके फंड भी रिलीज हो, आपको एड भी आने शुरू हो, और आप अपने पूरे पाकिस्तान में रेट कायम करें। रेट कायम होगी तो दहशतगर्द तंजीम को कायम करेंगे। आपके बॉर्डर के अंदर जो सिक्योरिटी फोर्सेज अफगान तालिबान की हैं, वो हमारे लिए में फायर कर रही हैं, क्योंकि उसमें अभी भी टीटीपी के रॉ के सीआईए के एजेंट मौजूद हैं। दे आर क्रिएटिंग ट्रबल। पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रबल मीन्स पाकिस्तान गैर मुस्तहकम, मीन्स सीपैक नहीं बनेगा, हम तरक्की नहीं करेंगे। आप एक इस्लामिक मुल्क हैं, आप एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी है, सीपैक कामयाब होगा, इकोनॉमिक तरक्की करेंगे, अपने फैसले आपके मुल्की मफादात में करेंगे, ये वो नहीं चाहते हैं। बट देन यू हैव टू शो रेजिलियंस एज ए नेशन। आप खड़े हो, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए कौम मुतहिद हो, कौम में ब्रेक, साइबर वॉर, इधर फौज के खिलाफ नारे, उधर फौज के लोग शहीद हो रहे हैं, यंग कैप्टन, यंग मेजर, कर्नल शहीद हो रहे हैं, उनकी बेटल्स को किसी को परवाह नहीं है, बातें शुरू कर देते हैं। दीज आर द थिंग वी नीड टू चेक, और इसके लिए हुकूमत, अपोजिशन और अवाम को मिलके ये साथ खड़ा होना। सिद्दीक साहब, मुझे ये बताइएगा कि अमेरिका क्या नहीं चाहता कि जो खित्ता है वो डिस्टेबलाइज रहे, और शायद उनके जो इंटरेस्ट हैं वो इस तरह वो हासिल करते रहे, वो भी उनमें भी उनकी भी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं तो होगी? बिल्कुल जी, और ज़ाहिर है उनके जो मफादात हैं अमेरिकन इस खित्ते में, वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, ये मैं आपको बड़ी क्लियर कट बता दूं। और वो हमेशा अभी भी उनकी जो कोशिशें हैं कि वो ये, क्योंकि वो उससे मालूम है कि चीन और पाकिस्तान किस कदर करीब हैं, इसी वजह से वो हमेशा भारत के साथ मेहरबान रहा है, और वो भारत की चुदराहट इस खित्ते में कायम करने के लिए हमें डिस्टेबलाइज या आदम इस्तेहकाम का शिकार करने की हमेशा कोशिश करता है। वैसे तो वो हमें कहते हैं जी हम दहशतगर्दी के खिलाफ आपके साथ हैं, लेकिन जो अंदरूनी खाला जो चीज़ें चल रही होती हैं वो भी देखने की बहुत ज़रूरत है। और अभी भी जो आप देख लें अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, हम मुसलसल इस चीज़ के ऊपर शोर कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उनको बांध के रखा हुआ है। ये $7 अरब के जो उनके असासे उन्होंने मुंजमद कर रखे हैं अफ़गान तालिबान के, अगर आप वो दे देंगे उनको, वो भी ज़ाहिर है वो उनको पैसे वहाँ पे चाहिए मुआशी इस्तेहकाम के लिए, तो वो ये नहीं करता। अमेरिका इस वजह से नहीं करता कि वो मुट्ठी में रखना चाहता है पाकिस्तान को भी और अफ़गानिस्तान को भी। अब वो फिर जब वो दबाव होता है तो सीधी सी बात है, फिर हमें भी फिर बात उनसे करना पड़ती है, और फिर वो बात भी अपनी शराइत पे करता है। फिर सारी बात रज़ा साहब ये है कि जी कि फिर जो आप देख लें जितने भी आलमी मालियाती इदारे हैं वो उनके ऊपर उनका असर रसूख है। हम फिर IMF की जिस तरह हमारी इकानमी है, हम उनके मरूने मिन्नत है, वो ले दे के हम उसके किसी न किसी चंगुल में हम फंस जाते हैं। कि मसला ये होता है कि फिर हमें उनकी बात माननी पड़ती है। इसी वजह से तो हम कहते हैं कि अगर हम मुआशी तौर पर
खुद मुख्तार हों, आज़ाद हों, पावरफुल हों, ताकि हमें इनकी तरफ ना देखना पड़े, लेकिन देखना पड़ता है, क्या करें। सबके लिए तमाम इदारों की कोऑर्डिनेशन, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कोऑर्डिनेशन का होना और ऑन पेज होना भी बहुत ज़रूरी है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। अब ब्रेक का वक्त है ना, साथ मौजूद थे दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इंतखाबात के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब भी। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के मामले के ऊपर प्रोग्राम के हिस्से में बात करने जा रहे हैं। इसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद तो होंगे साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब, लेकिन उससे पहले अनवर रईस साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। पहले बल्कि हमें कंवर दिलशाद साहब ने ज्वाइन कर लिया। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर, कहिएगा, वफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद में जो कल बल्दियाती इंतखाबात करवाने का जो हुक्म है, उसे चैलेंज करने का फैसला तो हुआ है, और उसके साथ साथ राना सनल साहब ने बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है। वो ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं लग रहा है, 4 से 5 माह लग जाएंगे। आप इस फैसले को किस नजर से देख रहे हैं? आप क्या समझते हैं, ये आइन और कानून के मुतजाद है या ये उसके फेवर में है? लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बड़ा खुशाइंद है। अच्छा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती सिस्टम को बचा दिया। वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत जो है वो बल्दियाती मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात कराने में संजीदा नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स थे चंद रोज पहले। उनका जब भी हम इलेक्शन का शेड्यूल जारी करते हैं तो सिंध गवर्नमेंट हमें लेटर भेजती है, सिक्योरिटी का मसला पैदा हो गया, सिक्योरिटी थ्रेट हो गई। और जब पंजाब हुकूमत को हमने कहा इलेक्शन करवाएं तो कानून साजी नहीं की अभी तक इलेक्शन जो है सूबा मुकामी हुकूमतों का इलेक्शन एक्ट भी बनाया अभी पंजाब गवर्नमेंट ने, वो भी बार बार नोटिस भेज रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला बाद में आया, लेकिन इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शेड्यूल जारी कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मशावरत से जून 2022 में। इसके बाद अचानक 21 दिसंबर को राना सनल साहब ख्वाब गफलत से जाग उठे और उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जनाब आइंदा जो इलेक्शन होने हैं इस्लामाबाद में वो 101 यूनियन की बजाय 125 यूनियन कौंसिल होंगी। अब वजारत दाखिला जो है इलेक्शन कमीशन से मशावरत करना भी गवारा नहीं समझा। उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना 5 रुकनों की मुतफ़क़ा फैसला करते हुए वजारत दाखिला के फैसले को मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि ये बदनीति पर फैसला है। और उन्होंने आइन का आर्टिकल 218, 219, 222, 232 का हवाला दिया। ये हमारे पास मुकम्मल इख्तियारात है, उन्होंने मुस्तरद कर दिए। लेकिन एक दरखास्त गुजार कोई पता नहीं कौन था, कोई नामालूम आदमी, उसने जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ चैलेंज कर दिया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुख हैं। हम बाअदब हैं, कोई कंटेंट की तरफ बात नहीं कर रहे, हमें बड़ा एहतराम है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब हमें हैरानगी है कि हमें वो गाइडलाइन दे दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन मुस्तरद किया था, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को कलअदम करार दे दिया। अब इलेक्शन कमीशन दो राय पे खड़ा हो गया कि इधर जाए कि इधर जाए। और साथ ही उन्होंने कहा कि आप 27 दिसंबर को स्टेक होल्डरों से मशावरत कर लें। कौन सी मशावरत कर लें भाई? जब इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन कर दिया, मुस्तरद कर दिया वजारत दाखिला का, और 31 दिसंबर को इलेक्शन कराने के लिए मुसम्मम इरादा कर दिया, उन्होंने कहा जी आप मशावरत करें। इसी दौरान में हुकूमत को मौका मिल गया और उन्होंने पार्लियामेंट से एक कानून साजी करवा ली कि जनाब आइंदा 125 यूनियन कौंसिल होंगी और मेयर डिप्टी मेयर का इंतखाब बड़ा राष्ट्र। वो तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस समरी को वापस भेज दिया। इसी अरसे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लग गया। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला बड़ा शानदार किया है, बड़ा खुशाइंद किया है, लेकिन वक्त लेकिन कंवर साहब मुझे ये बताइएगा, इसके 2 पहलू हैं, एक पॉलिटिकल एंगल है और दूसरा कानूनी और आइनी। कानूनी आइनी तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि बल्दियाती इंतखाबात से ही हमारा जमहूरी सिस्टम मजबूत होता है। क्या इस फैसले से फौरी तौर पर अमल दरामद मुमकिन दिखाई देता है? क्या सुबह इंतखाबात हो सकते हैं?
नहीं, मामला ये है कि अनुराधा साहब, बात तो आपने भी बहुत करीब से देखी है गवर्नमेंट की वर्किंग को, हम भी देख रहे हैं। आपके इल्म नॉलेज ज्यादा वसी है क्योंकि आप प्रैक्टिकल तौर पर देख रहे हैं। लेकिन हालात ये हैं कि अब इलेक्शन कमीशन को, कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को, चीफ कमिश्नर को तलब कर लिया गया है कि आप सूरत हाल से बताएं। तो सारा स्टाफ चला गया, 1000 है प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, तो मामला कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। 1000 प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं और 13000 का बनता है 1000 पोलिंग स्टेशन। रिटर्निंग ऑफिसर तो खैर डिप्टी कमिश्नर एसी अपना एसी वगैरह है या इलेक्शन स्टाफ को प्रॉब्लम नहीं रिटर्निंग ऑफिसर को। बाकी इलेक्शन मटेरियल मौजूद है, तमाम चीजें मौजूद हैं। उस पहुंचाना है इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशनों पर। अब ये सारी गवर्नमेंट बैठ जाए और रातों रात सारा सामान 1000 प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को सामान पहुंचाना क्या मुश्किल काम है। कोई इस्लामाबाद में ही है सारा मामला, ये 25 किलोमीटर के अंदर। तो ये सारा मामला तो हो सकता है, इस पर आप गौर करें। ठीक है, सिद्दीक साहब से पूछ लेते हैं। इलेक्शन करवा दें, ठीक है, करवा देना। ठीक है। कंवर साहब की आपने बात सुनी, वो कह रहे हैं कि इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स इजी टू मैनेज एवरीथिंग। आप क्या समझते हैं कि कल ये इंतखाबात हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, और ये पॉसिबल लग रहा है आपको? कल तो बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने, और अभी आपने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को सुन लिया, उन्होंने कहा जी तो पॉसिबल नहीं है, बल्कि वो तो कह रहे हैं 4 से 5 माह लगेंगे। बिल्कुल ठीक है। एक तो सियासी इसकी वजह ये है कि सीधी सी बात है कि मुस्लिम लीग नून को शिकस्त नज़र आ रही थी, और पीटीआई के बहुत से 3 से 4 जो यूनियन काउंसिल्स के जो थे नाज़िम कह लें या चेयरमैन कह लें, वो बिला मुकाबला भी मुंतखब हो चुके थे। और अभी तक हुआ ये था कि जो लिस्टें थी इनकी उम्मीदवारों की, अनवर रजा साहब, वो भी फाइनल नहीं हुई थी। अच्छा, अदालत ने जिस चीज़ के ऊपर आज जो गौर खोज किया ना, वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने वो बार बार एक चीज़ पूछते रहे, जो जस्टिस अरबाब ताहिर साहब थे, उन्होंने कहा आज पहले ये बताएं कि उसके ऊपर कितने अखराजात आप कितने कर चुके हैं। वो जो तफसील जो पेश की गई है वो मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा जी, इलेक्शन कमीशन के जाम से बताया, उन्होंने कहा जी हमने 15 करोड़ 72 लाख रुपए से ज़्यादा मुख्तस किए हुए हैं, और उसमें से 5 करोड़ 52 लाख रुपए के अखराजात हो चुके हैं। और उनमें से भी है कि मजमूई तौर पर जो है बैलेट पेपर की छपाई पर 3 करोड़ 57 लाख रुपए, इलेक्शन मटेरियल की खरीदारी पर 1 करोड़ 62 लाख 53 हज़ार, जो पेट्रोल के चार्जेस हैं उसकी मद में 18 लाख 70 हज़ार, और स्टेशनरी की मद में 11 लाख 95 हज़ार रुपया वो खर्च भी कर चुके हैं। तो फिर वो बार बार पूछ रहे थे कि अगर ये अखराजात हो गए तो हमें बताएं कि ये हम किस से वसूल करें। तो उन्होंने कहा जी आप वसूल करें फिर कैबिनेट से, आपको वफाकी हुकूमत से वसूल करें, उससे अखराजात वसूल करने चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ सुन लीजिए, जिसकी वजह से अब देखें यहाँ पे वो जो आप सियासी और कानूनी बात कर रहे थे ना, उसका एक पहलू ये है, आपको अनुराधा साहब याद है अभी जिस तरह कंवर साहब बात कर रहे थे कि इन्होंने यकदम इनको याद आया कि यूनियन काउंसिल की तादाद हम बढ़ा दें, 125 कर दी। 125 करने के लिए इमीडिएटली कौमी असम्बली का गुज़श्ता हफ्ते इजलास बुलाया गया। फिर रेक्विजिशन के ऊपर जब प्रेसिडेंट ने सेनेट का इजलास बुलाने से इनकार किया, तो रेक्विजिशन पर सेनेट का इजलास बुलाकर उसी दिन रेक्विजिशन जमा होती है, शाम को 5:30 बजे इजलास होता है, और 24 मेंबर्स की अक्सरियत के साथ इस बिल को पास किया जाता है, जिसकी मंजूरी या तौसीक अभी तक सदर ममलकत ने नहीं की। और इलेक्शन को ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन देना था, अगर ये एक्ट बन जाता या तो वे इसको रिपील करते, लेकिन चूंकि एक्ट नहीं बना था तो इस वजह से कोई कानून नहीं है, तो जो पुराना चल रहा था उसी के ऊपर जो ये केस गया उनके पास, इलेक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास। तो अगर कानूनी और आईनी अंदाज से देखा जाए तो उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है भाई, कि आपने एक डेट दे दी है। और आप ये भी देखें कि इलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ के जो वफाकी हुकूमत का ये इक़दाम था उसकी उन्होंने मुखालफत की, लेकिन अब करेंगे तो करेंगे क्या। अब जो मौजूदा हुकूमत है इस मामले के ऊपर वो भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है, इमरान खान भी उसको जमहूरियत मुखालफ करार देता है, तो वो तो बेचारे दोनों तरफ से जो है वो फंसे हुए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने कंवर साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो मारूजी हालात देखें तो इलेक्शन कमीशन का कोई कसूर दिखाई नहीं देता, क्योंकि अगर खान साहब को उनका कोई फैसला पसंद नहीं तो वो उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, और अगर वफाकी हुकूमत को उनके किसी अहकामात से कोई मसला है तो वो उन पर तनकीद करते हैं। मुझे लगता ये है हालात व वाक़यात ये बताते हैं कि हुकूमत की ये बैड इंटेंशंस हैं और वो अपने ज़ाती मकासद के लिए आइन और कानून को के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या ऐसा समझते हैं आप? देखिए जी, गुजारिश ये है, बिल्कुल अभी सदीक सादा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने सारे हकायक बयान भी कर दिए और खर्चा का बता दिया। ये
तकरीबन 10-15 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, जी बैलेट पेपर भी छप गए हैं, सारा इलेक्शन मटेरियल भी मौजूद है। तो आप ये बताइए, सोचिए, आप बैठकर गौर खोज कीजिए कि हुकूमत की बदनीति देखें आप। कि अचानक 21 दिसंबर को कह रहे हैं कि जनाब 125 यूनिट कौंसिल कर दी है और इसके बाद मेयर का इलेक्शन भी डायरेक्ट होना है और डिप्टी मेयर का भी इलेक्शन भी बराह रास्त होना है। तो पहले आप सोए पड़े थे। जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी कर दिया, नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो गए, सारा मुकम्मल काम हो गया, तो आपको एक हफ्ते पहले इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत क्यों की? अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इंडियन इलेक्शन कमीशन होता तो उन्होंने वजीर दाखिला को तलब कर रखा था इलेक्शन कमीशन में, तलब करके सजा भी दी थी, जेल गई थी कि आपने हमारे मामले में दाखिल क्यों की। लेकिन इलेक्शन कमीशन का मशहूर इदारा है, अदालतें भी उनको हर फैसले को है मुस्तरद कर देती है, कर्जम करार दे देती है, रिलीफ दे देती है लोग बाकी लोगों को। तो एक इसकी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास वो इख्तियारात नहीं है जो इंडियन इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है। पहली बात तो आइंदा इलेक्शन में ये गड़बड़ होनी है, क्योंकि अब हमारी एक लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा अहम फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन के अंडर नहीं है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन के अंडर नहीं है इलेक्शन अमला। ये इलेक्शन करवाए, शाम को 6 बजे अपने घर गए, इलेक्शन कमीशन के इनके साथ कोई लेना देना नहीं। वो जो बेकायदगी करे, बेज़ाब्ती करे, टेम्परिंग करे, जो मर्जी करे, इलेक्शन कमीशन उनको तलब नहीं कर सकता, उनको सजा नहीं दे सकता, उनसे जवाब तलबी नहीं कर सकता। ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया वो डस्क रिपोर्ट के ऊपर। तो ये तो सारे मामलात हैं कि हमारे कमीशन को तो इख्तियार दिए ही नहीं जा रहे। तो ये इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि आप ये देखें कि इस हुकूमत ने भी मजाक किया और इमरान खान की हुकूमत भी मजाक कर रही थी। इतना बड़ा उन्होंने कहा कि आइंदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगी, सब कुछ फैसले कर लिए और इलेक्शन कमीशन को बताया ही नहीं कि हमने क्या करना है। जब बाद में पूछा इलेक्शन कमीशन ने कि आप हमसे तो मशावरत नहीं कर रहे, तो आप कौन होते हैं? हम आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पोलिंग स्टेशन पहुंचा देंगे और आप जाके बटन दबाएं, आप करवाएं। ठीक है, आपका क्या दावा है? सर अगर तो कल तो ये सारी बातें अब इस मौजूदा हुकूमत ने वही काम किया ना कि एक इतना बड़ा फैसला कर दिया और वजारत दाखिला साहब बड़ी मूंछों को ताव देकर घर चले गए। अब तमाम दबाव पड़ गया इलेक्शन कमीशन पर। आज इमरान खान इलेक्शन कमीशन पर शदीद तनकीद कर रहे हैं कि जनाब ये तो हुकूमत का एजेंट है, हुकूमत का इदारा है, वो तो हुकूमत वाले है, वो इलेक्शन कमीशन पूछते कोई नहीं। तो ये बातें बड़ी अहम है हमारे दोस्तों, इसको आइंदा इंतखाबात करवाने के लिए एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून साहब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर कल इंतखाबात ना हुए, जो कि वो कह रहे हैं कि पॉसिबल नजर नहीं आ रहा, तो ये जो ऑर्डर है इसकी अहमियत तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो फिर व्हाट विल बी द नेक्स्ट थिंग? बस सदीक साहब जवाब दे रहे हैं इसका, बैठे आपके पास बराबर में। डेफिनेटली जब अदालत मैंने कहा तौहीन अदालत कंवर साहब, मैंने बोला फिर तो तौहीन अदालत होगी। ये सदीक साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे कंवर दिलशाद साहब ने कहा कि साहब बैठे हैं, सदीक साहब बैठे हुए हैं, हम तो अपनी दिल की बात बता दी। आपका जो चैनल आजाद है, कनेक्ट है, हमें इससे बड़ी खुशी है। इसी हम खुल के बात कर जाते हैं आपके चैनल में। तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को देखा जाए। और मैंने तस्वीर भिजवाई थी, कॉलम भी छपा था मेरा, जनाब आर्टिकल 186 के तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करे, जरा हमारे इख्तियारात को तय्युम कर दें आप कि हमारे इख्तियारात शुरू कहाँ होंगे, खत्म कहाँ होंगे, तो बस आइंदा इलेक्शन में ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपने अगर अदलिया के जरिए इलेक्शन कमीशन को मोहताज करना है, बेबस करना है, लाचार करना है, तो फिर आइंदा इलेक्शन भी आपके साफ नहीं होंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपके हाथ से निकल जाएंगे, जैसे लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे साथ साबिक सेक्रेटरी लेकिन कंवर दिलशाद साहब मौजूद थे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि अगर कल इंतखाबात नहीं होते तो फिर ये चीज़ें कहाँ पर जा रही होंगी, कहाँ पर लीड कर रही होंगी की तरफ। वैसे ही पाकिस्तान के हालात ख़राब है, फिर एक और जंग न छिड़ जाए। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। कम बैक। नाज़रीन, शामिल कुरैशी साहब ने बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है। वो ये कह रहे हैं कि अदालती हुक्म पर अगर अमल दरामद ना हुआ तो इलेक्शन कमीशन की बदनीयती होगी। ये जो इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं उसके हवाले से उन्होंने बयान दिया। सदीक साहब, आप क्या समझते हैं, अगर हम ओवरऑल तमाम सूबों की बात करें तो ये इंतखाबात तो किसी सूबे में होते नजर नहीं आ रहे, बल्दियाती इंतखाबात। हर हुकूमत इसको डिले की तरफ लेकर जा रही है। आप नहीं समझते फिर ये हर हुकूमत में, हर सूबे में जो भी हुकूमत है वो उन सब की ये बदनीयती है?
मारिया, हम बात करते हैं इदारों की आज़ादी की, लेकिन एक इदारा दूसरे इदारे की आज़ादी में मुदाखलत से बाज नहीं आता। बिल्कुल होना ये चाहिए, जिसकी बात अभी साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद भी कर रहे थे, कि जब इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो जाए तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास तमाम इख्तियारात अमली तौर पर चले जाएं, यहाँ पे कागज़ों पे जाते हैं। और वाकई सही बात है कि अगर कोई इलेक्शन के अमल में रखना डाले, रुकावट डाले, तो इलेक्शन कमीशन के पास इतना इख्तियार हो कि उसको सज़ा भी दे सके, उसको जेल भी भिजवा सके। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात कभी अदालत सलब कर लेती है, कभी पार्लियामेंट सलब कर लेती है, और कभी जनाब आपके सामने ही है कुछ और फोर्सेस भी होती है पीछे से ना नज़र आने वाली। तो बात प्रॉब्लम ये, फिर दूसरी बात, सूबे हों या वफाकी हुकूमत, उसकी भी बात करनी चाहिए। कोई भी नहीं चाहता कि बल्दियाती इंतखाबात हो। आप देख लें साहब, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सुन लें। आपको याद होगा अनवर रजा साहब के सूबाई मालियाती कमीशन अवार्ड बनने थे, मुझे बताएं बने? उसके तहत सूबों को पैसा ट्रांसफर होना था, सूबों से आगे पैसा जिला हुकूमतों को जाना था। वो जिला हुकूमतों को पैसा ही नहीं दिया गया। जब आप उनको बिल्कुल महरूम कर देंगे, इस वजह से नहीं दिया गया अनवर रजा साहब, MNAs और MPs की चौतराहट खत्म होती है, नीचे से काम होना शुरू हो जाएगा, इनको कौन पूछेगा? इस वजह से ये पैसा नीचे जाने नहीं देते। यही ये सिंध हुकूमत क्या है, वहां पे जितने वडेरे सारे आपको असेंबलियों में बैठे हुए, वो क्यों करवाएंगे इलेक्शन? कभी सैलाब का बहाना, कभी अमन-ओ-अमान का, कभी सिक्योरिटी का। अभी आप देख लें खैबर पख्तूनख्वा में हो गए ना, लेकिन नहीं इख्तियार दिए, पैसे नहीं दिए, ट्रांसफर नहीं किए, माली वसाइल नहीं है, डाल दिया वफाक के ऊपर कि वफाक हमें नहीं पैसा देता, हम अबे कैसे पैसे ट्रांसफर करें। पंजाब में कहा जी बड़ा जबरदस्त लोकल बॉडी सिस्टम लेके आएंगे परवेज लाई साहब, कहाँ आया? आपके सामने है ना। यही वजह है ना, कभी मई में कराएंगे, जून में कराएंगे, अब भी तक नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आपके सामने आ चुके हैं। बात फिर वही है कि जनाब इनकी चौधराहट खत्म हो जाएगी, ना वफाक को कोई पूछेगा, ना इनके MP को। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी कि अब कल जब इंतखाबात नहीं होते दिखाई दे रहे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर सड़कों पर होगी। सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा जबकि आप दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक पेज पर होने की बात कर रहे हैं? हाँ, ये देखें, एक तो वो सड़कों पर ऑलरेडी हैं, आज से वो निकल चुके हैं महंगाई का बहाना बनाकर। दूसरी बात ये है कि वो कल बहाना नहीं है, वैसे महंगाई तो बढ़ रही है। वो तो है ना जी, तो फिर सारी वो रहे ना, एक इशू रखें। वो आपको पता है, वो तो रोज यू टर्न लेते हैं ना। मैं बहाना इस वजह से बोला कि पंजाब में उनकी हुकूमत है, महंगाई कम की, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत, रोटी की कीमत कम आधे की, हिस्से में तो उनकी हुकूमत है। नहीं 65 में है, 65% पे उनकी हुकूमत है। चले भाई, बिजली गैस तो चलो वफाक के पास है, आटा आपके जनाब जो है, गंदम जो है उसके, और बहुत से ऐसे जो सूबों के इश्यूज हैं उसके आपने कितना अमल दखल दिया, वो तो आप किसी और तरफ बात लेंगे। मैं सिर्फ अनवर रजा साहब की बात का जवाब दूंगा कि देखिए कि अगर आप सूबों को बाख्तियार नहीं बनाएंगे, सूबों के अग नीचे फिर आप जिली हुकूमतों को बाख्तियार नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात अनवर रजा साहब, ये बात भी है कि जो आप नेशनल सिक्योरिटी के साथ इन चीज़ों को जोड़ें, आप इनके साथ जोड़ें, आप इन मामलात को जहाँ पे भी ले जाएं, बदनीति जब तक ख़त्म नहीं ना होगी उस वक्त तक कुछ नहीं होने वाला। और हर एक के सियासी मकासद है, सियासी अज़ाइम हर वक्त इस वक्त अपने सियासी और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के ऊपर खेल रहा है। बदनीयती की बात अगर की जाए तो हर सूबे में ये चीज़ को मिल रही है, हर हुकूमत में ये चीज़ देखने को मिल रही है। सदीक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।